गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। लास्ट टाइम यूरेथ्रा में हमने यूरेथ्रल ट्रॉमा, यूरेथ्रा की एनाटॉमी, यूरेथ्रा की ट्रॉमा देखी थी। यूरेथ्रा की ट्रॉमा के बाद उसमें एक हमारा ट्रीटमेंट में आया था कि हमको स्ट्रक्चर बनने देना है और उसके बाद लेटर हम स्ट्रक्चर की ट्रीटमेंट कर देंगे, ऐसा एक ट्रीटमेंट पार्ट में आया था। तो यही स्ट्रक्चर यूरेथ्रा हम आज पढ़ेंगे। सॉरी। तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा क्या होता है? दैट इज नैरोइंग ऑफ पार्ट ऑफ यूरेथ्रा एट एनी साइट ऑफ यूरेथ्रा स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस टू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, बल्बर यूरेथ्रा है, पेनल यूरेथ्रा है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस है, वहाँ से कहीं पर भी नैरोइंग होता है पार्ट यूरेथ्रा का, तो वो जो है वो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कहलाता है। और मोर कॉमन इन मेल्स में ज़्यादा होता है कि मेल में उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और लेंथ के साथ साथ जो कर्व होता है वो थोड़ा कर्व भी रहता है यूरेथ्रा का। उसकी वजह से वहाँ पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसके बाद उसमें यूरेथ्रा का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से भी स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत ही सिंपल है। तो क्लासिफिकेशन है उसके, थोड़े 5-6 क्लासिफिकेशन है कि अलग अलग उसके कॉज के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन 1 जो है कॉज के हिसाब से देखिए, कंजेनाइटल, इन्फ्लामेटरी, ट्रॉमेटिक, पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो इन्फ्लामेटरी कॉजेज़ क्या होंगे? उसमें मोस्ट कॉमन कॉज आता है गोनोकोकल इन्फेक्शन। जब गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े होंगे कि गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो 1 साल के बाद यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर बनता है। और बल्बर यूरेथ्रा होता है दैट इज़ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन द गोनोकोकल इन्फेक्शन। और उसका जो रूफ होता है यूरेथ्रा का, बल्बर यूरेथ्रा का रूफ, दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व पार्ट एज अ स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। मल्टीपल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं गोनोरिया में। उसमें जो प्रॉक्सिमल स्ट्रक्चर होगा वो नैरोएस्ट होगा। प्रॉक्सिमल मतलब टूवर्ड्स द ब्लेडर, और जो मिएटस की तरफ रहेगा वो डिस्टल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो जो प्रॉक्सिमल होता है ब्लेडर की तरफ का, तो वो जो यूरेथ्रा है वो नैरोएस्ट होगा। दूसरा एक इन्फेक्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो गोनोरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस जिसमें इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं यूरेथ्रा में। जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होंगे गोनोरिया में, उसमें मान लो कि 2 स्ट्रक्चर हुए, एक स्ट्रक्चर ब्लेडर की तरफ है, एक स्ट्रक्चर नियरर टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस की तरफ है। तो जो ब्लेडर के पास का जो यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर है वो नैरोएस्ट होगा। तो वो हमको ट्रीटमेंट के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा कि सिस्टोस्कोप वहाँ तक जा सके इजीली। क्लासिफिकेशन 2 ये उसकी पोजीशन के हिसाब से है, प्रॉक्सिमल है कि डिस्टल है। प्रॉक्सिमल है तो इन बल्बस यूरेथ्रा मोस्ट कॉमनली रहता है। डिस्टल में कंजेनिटल रहता है मोस्टली, या फिर ट्रॉमेटिक इन द पेनल यूरेथ्रा, या फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीएटस के पास। तो ये होता है डिस्टल स्ट्रक्चर। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन 3 ये बेस पे होता है कि क्लिनिकल पेशेंट को यूरिन पास होता है कि नहीं। तो परमिएबल एंड इम्परमिएबल, दैट इज परमिएबल इज परमिट्स यूरिन टू पास, इम्परमिएबल में यूरिन भी पास नहीं होगा। ये कंजेनिटली होता है स्ट्रक्चर, तब होता है ऐसा। क्लासिफिकेशन 4 ये होता है पासेबल एंड इम्पासेबल। पासेबल मीन्स इट अलाउज कैथेटर टू पास। जो हम फॉलिस कैथेटर करेंगे, अगर फॉलिस का कैथेटर नहीं जा रहा 14 नंबर का, तो 10 नंबर का डालो, 7 या 6 या 8 नंबर का डालो, या फिर इन्फेंट फीडिंग ट्यूब डाल दो छोटी साइज़ की। तो ये जो कैथेटर है वो भी पास नहीं होगा, तो वो आता है क्लासिफिकेशन 4 में। क्लासिफिकेशन 5 आएगा सिंगल या फिर मल्टीपल। ट्यूबरकुलोसिस में यूजुअली सिंगल होगा, गोनोरिया में मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन 6 आएगा रूफ पे या फिर फ्लोर पे। ठीक है, तो ये उसके क्लासिफिकेशंस है, बहुत ही सिंपल है। क्लासिफिकेशन 1 है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज,
दैट इज़ कंजेनाइटल, इन्फ्लेमेटरी, ट्रॉमेटिक, पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव। जो ट्रॉमेटिक है वो होता है जो भी पेल्विस की इंजरी होती है तो उसके बाद वहाँ पे पहले तो यूरेथ्रा की इंजरी होती है, उसके बाद वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाता है, बराबर। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, फॉलिस कैथेटर करेंगे, इन्फेंट फीडिंग ट्यूब डालेंगे, किसी भी तरह का हम इंस्ट्रूमेंटेशन किया, TURP किया, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट किया हमने, उसमें सिस्टोस्कोप हम एंटर करेंगे यूरेथ्रा से, तो उसके बाद भी यहाँ पे स्ट्रक्चर हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव, कोई भी हमने यूरेथ्रा की सर्जरी की या ब्लैडर की सर्जरी की जिसमें हमने यूरेथ्रा को हैंडल किया हो तो उसमें यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर होने के चांसेस रहते ही है। तो इसीलिए जब भी हम पेशेंट को कोई इन्वेजिव थिंग करते हैं, मान लो कैथेटर डाल दिया तो सिंपल होता है कि कैथेटर डाला, पॉलिश डाला, यूरिन निकाल दिया, तो ये कहने के लिए सिंपल है लेकिन वो बहुत ही आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जब भी हम कोई पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ये ट्राई करते हैं कि सबसे पहले कंजर्वेटिवली कुछ कर दिया जाए ताकि पेशेंट को कोई इन्वेजिव प्रोसीजर ना करनी पड़े। सब पेशेंट को फॉलिस कैथेटर करने के बाद स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इट में हैपन। अगर किसी ने फॉलिस कैथेटराइजेशन करते टाइम पे जेलिस ठीक से इंजेक्ट नहीं किया, ल्यूब्रिकेशन ठीक से नहीं किया तो अंदर म्यूकोजा का अल्सर बन जाएगा और वो आगे जाके स्ट्रक्चर बनाएगा। कोई नया डॉक्टर होगा जो बहुत ही विगोरसली वो फॉलिस कैथेटर कर रहा है ताकि उसको वहाँ पे इंजरी कर दी, बराबर, तो वहाँ पे हीलिंग होगा तब वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसीलिए कोई भी हम इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रक्चर होने के चांसेस हो ही जाते हैं। तो इसलिए वही ट्राई करो कि कम से कम इंस्ट्रूमेंटेशन किया जाए, या फिर करो तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ जेली लगा के सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कॉजेज़ है क्लासिफिकेशन 1 में, कंजेनिटल, इन्फ्लामेटरी, ट्रॉमेटिक, पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव। दूसरा है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, परमिएबल, इम्परमिएबल, पासेबल एंड इम्पासेबल, सिंगल एंड मल्टीपल रूफ और फ्लोर पे, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेशेंट विल हैव पुअर यूरिनरी स्ट्रीम, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, पेशेंट यूरिन पास करेगा उसके बाद ड्रिबलिंग होगा, थोड़े थोड़े ड्रॉप्स आएंगे यूरिन के। जो पेशेंट के सिम्टम्स आते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया में, वही सब सिम्टम्स इसमें भी आएंगे। फ्रीक्वेंसी एंड डिश्यूरिया, रिटेंशन होगा, इन्फेक्शन होगा, यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, यूरिन बाहर नहीं आएगा तो पेशेंट को स्ट्रेन करना पड़ेगा, स्ट्रेन करेगा तो उसकी वजह से उसको हर्निया, इंग्वेनल हर्निया या फिर ब्लेडर के वॉल के अंदर डायवर्टिकुलर बन जाएगा या फिर हेमरोइड्स हो सकता है पेशेंट को। सो रिटेंशन होने की वजह से वहाँ पे स्टोन भी बन जाएंगे। पेन, बर्निंग मिक्चुरेशन, सुपरपेल्विक टेंडरनेस एंड पेशेंट विल हैव थिकनिंग एंड बटन लाइक फीलिंग इन बल्बर यूरेथ्रा। हम स्क्रोटम को एलिवेट करके वहाँ पे पाल्पेट करेंगे तो एक बटन लाइक फीलिंग आएगी, तो वो होता है बल्बर यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर। सो पुअर यूरिनरी स्ट्रीम, इनकम्प्लीट एप्टिंग, फ्रीक्वेंसी, डिश्यूरिया, रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेन, बर्निंग मिक्चुरेशन, सुपरपेल्विक टेंडरनेस, ये सब उसके क्लिनिकल फीचर्स है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करवाएंगे इसमें? यूरिन माइक्रोस्कोपी फॉर द इन्फेक्शन, यूरिन कल्चर फॉर द इन्फेक्शन, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन। जब पेशेंट की प्लेस पे पेशेंट को जब स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होगा तो उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूरिन का, तो उसकी इफेक्ट बैक प्रेशर से दोनों किडनी पर आएगी। तो दोनों किडनी में पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस होने की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो ब्लड यूरिया एंड सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाएंगे। इंट्रावेनस यूरोग्राफी कराओ जिसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस या फंक्शन ऑफ किडनी पता चल जाएगी। यूएसजी एब्डोमेन करवाओ ताकि पेशेंट के हाइड्रोनेफ्रोसिस पता चल जाए। एक्सरे पेल्विस टू रूल आउट द ओल्ड पेल्विस फ्रैक्चर एंड असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम। साइट, टाइप, एक्सटेंट एंड फॉल्स पैसेज हमको पता चल जाएगा असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम में। उसमें हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटर्स से हम डाई इंजेक्ट करेंगे। डाई इंजेक्ट करने के बाद जैसे ही हम डाई इंजेक्ट करेंगे उसी टाइम पे सूट लेना होता है, तो हमको पूरा डाई दिखेगी कि यूरेथ्रा से होके वो ब्लेडर में जा रही है कि नहीं। ठीक, ये एक नॉर्मल असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम है
ये टिप ऑफ द पेनिस है, ये जो पूरी डाई दिख रही है वो पूरी यूरेथ्रा है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये प्रोस्टेट है और ये ब्लेडर नेक है। तो यहाँ पे पूरी जो डाई है वो इजीली ब्लेडर में जा रही है। ये नॉर्मल एसेंडिंग यूरेथ्रोग्राम है, उसमें ऐसे हमको नॉर्मली दिखता है यूरेथ्रा, ये पूरी जो डाई है वो दिखेगी हमको। ये फोटो है स्ट्रक्चर एसेंडिंग यूरेथ्रोग्राम में कैसा दिखता है। तो ये टिप ऑफ द, इसके साथ तुम अगर कंपेयर करोगे तो तुमको दिखेगा कि यहाँ पे जो है वो डाई ठीक से पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। तो एसेंडिंग यूरेथ्रोग्राम में हमको कंफर्म पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी साइड पे स्ट्रक्चर बना है। तो ये नॉर्मल है और ये विद द स्ट्रक्चर। ये ब्लेडर में डाई थोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डाई फ्रीली नहीं गया है, यहाँ पे ऐसे हमको दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि विजुअलाइजेशन ऑफ द पूरा जो ट्रैक्ट है ब्लेडर से यूरेथ्रल मिएटस का, यूजिंग द सी आर्म। जो सी आर्म हमने बताया था तुमको रिनल स्टोन में कि सी आर्म कैसा होता है, जो एक्सरे का मशीन होता है। हम सुपरपेबिक निडल पंचर करेंगे ब्लेडर में और फिर वहाँ पे डाई डालेंगे और बाद में पूरा विजुअलाइजेशन करेंगे यूरिनरी ब्लेडर का, यूरेथ्रा का और एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस का, ठीक है। क्योंकि पेशेंट यूरिन पास करेगा उसके साथ डाई भी पास करेगा, तो हमको सी आर्म में दिख सकता है। यूरोडायनेमिक स्टडी करेंगे, उसमें यूरिन का फ्लो पता चल जाएगा। यूरेथ्रोस्कोपी कर सकते हैं सिस्टोस्कोप से, और जिसमें हमको दिख सकता है कि स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो ये एक यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का फ़ोटो है। एंडोस्कोपिक जो सिस्टोस्कोपिक व्यू होता है उसकी फ़ोटो है कि स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है हमको। नॉर्मली पूरा राउंड शेप होता है, तो ये स्ट्रक्चर बनने के बाद ऐसा दिखता है, ठीक है। ये पूरा ओपनिंग जो है वो पूरा छोटा हो जाता है। तो ये सिस्टोस्कोपिक व्यू है। तो इतने हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जिसमें एसेंडिंग यूरेथ्रोग्राम और सिस्टोस्कोपी, वो उसमें हमको कंफर्म पता चल जाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। इंटरमिटेंट डायलेटेशन, फिर आएगा विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी, एक्सटर्नल यूरेथ्रोटोमी एंड यूरेथ्रोप्लास्टी। उसमें जो पहले दो है इंटरमिटेंट डायलेटेशन एंड विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोस्टोमी, ये दो बहुत ही पॉपुलर है नावाडेज। और एक्सटर्नल यूरेथ्रोटोमी और यूरेथ्रोप्लास्टी, ये दोनों अभी बहुत कम यूज़ होते हैं क्योंकि पहले दो के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इंटरमिटेंट डायलेटेशन में क्या करेंगे कि ग्रेजुअल डायलेटेशन करेंगे, इनिशियली विथ थिन डायलेटर्स देन विथ थिकर डायलेटर्स। वो हमेशा करना है हमको ऑपरेशन थिएटर में, और हमको मस्ट अवॉइड करना है कि हम फॉर्सिबली डायलेटेशन ना कर दें, नहीं तो ज़्यादा इंजरी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो जो डायलेटेशन करना है उसके लिए हमको डायलेटर यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है लिस्टर डायलेटर विथ ऑलिव टिप, टूटन्स डायलेटर्स या फिर फिलीफॉर्म बोगीज। तो ये हम डायलेटर जो यूज़ करना है वो कैसे यूज़ करना है, वंस अ वीक फॉर 1 मंथ। पहले मंथ में हमको पर वीक करना है, वीक में एक बार, ठीक है। तो पहले मंथ में 4 बार हो जाएगा। उसके बाद फॉर 1 ईयर वंस अ मंथ, ठीक है। तो मंथ में एक बार पूरे 1 साल तक, और उसके बाद साल में एक बार, ठीक है। तो उसमें ऐसे याद रखते हैं कि जो पेशेंट्स, कोई भी पेशेंट होता है स्मॉल एज का होता है या कोई भी एज का, तो वंस अ वीक फॉर 1 मंथ, वंस अ मंथ फॉर 1 ईयर, एंड उसके बाद हर बार उसके बर्थडे पर। तो हमको पेशेंट को याद रहेगा कि मुझे हर बर्थडे पे मेरा डायलेटेशन करवाना है। इससे क्या होगा कि जो म्यूकोजा है वो थोड़ा रिलैक्स होगा, वहाँ के आसपास का जो भी फाइब्रोसिस है वो थोड़ा रिलैक्स होगा और पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अलग अलग डायलेटर होते हैं। लिस्टर्स डायलेटर विथ ऑलिव टिप, आगे एक टिप आएगा, टूटन्स डायलेटर्स एंड फिलीफॉर्म बूगीज। तो ये जो है वो अलग अलग तरह के डायलेटर्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं यूरेथ्रा को डायलेट करने के लिए विद बाय यूजिंग द जेली। हम जेली लगाएंगे और जेली लगाने के बाद पहले स्मॉल साइज़ का, उसके बाद उससे बड़ी साइज़ का, उससे बाद उससे बड़ी साइज़ का। तो धीरे धीरे हम उसकी यूरेथ्रा को डायलेट कर सकते हैं। जहाँ पे स्ट्रक्चर बना है उसको हम धीरे धीरे डायलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के डायलेटर्स है। ये एक होता है फिलीफॉर्म बूगीज।
तो फिलीफॉर्म बोगीज में क्या होता है, ऐसे हमको पहले गाइड वायर पास करना है और उसके बाद गाइड वायर निकालने के बाद ये ऐसे बल्ब आता है जिसको हम इन्फ्लेट करेंगे, ग्रेजुअली इन्फ्लेट करेंगे, वापस निकाल लेंगे, वापस इन्फ्लेट करेंगे, उसको रखेंगे आधा 2 घंटा, फिर वापस निकाल लेंगे। तो ये ग्रेजुअली इसका जो फाइब्रोसिस है, स्ट्रिक्चर है, वो एक तरह का फाइब्रोसिस ही होता है, ठीक है। जो अल्सर वो बना था वहाँ पे हीलिंग हुआ, फाइब्रोसिस बना और उसकी लुमेन छोटी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ग्रेजुअली हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बल्ब है वो इन्फ्लेट करेंगे, वापस डिफ्लेट करेंगे, निकाल देंगे, वापस अंदर डालेंगे, वापस इन्फ्लेट करेंगे, तो ये धीरे धीरे डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, कभी कभी फॉल्स पैसेज हो जाता है और फिस्चुला हो सकता है, यूरिनरी फिस्चुला। कहीं से फॉल्स पैसेज हो गया तो वहाँ से जाके कहीं पे फिस्चुला बन सकता है। दूसरा आता है VIU और स्टिक्चरोटॉमी, जो होता है विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटॉमी बाय यूजिंग सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप डालेंगे और हम स्ट्रक्चर को विजुलाइज करेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा स्ट्रक्चर, ऐसे हमको दिख गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी जो 12 o'clock पोजीशन है यहाँ पे हम एक इंसिजन मार देंगे। VIU में हम ये करते हैं, कट एट 12 o'clock पोजीशन अंटिल इट ब्लीड्स। जब तक ब्लीडिंग नहीं आता तब तक जो एंडोस्कोपिक नाइफ होती है उससे हम वहाँ पे इंसिजन मारेंगे। फाइब्रस टिश्यू पूरा हम कट कर देंगे, उसमें जो आसपास का जो कॉर्पस कैवर्नोसा होता है, स्पॉन्जियोसम होता है, उसको इंजरी ना हो वो केयर करना है और फाइब्रस टिश्यू कट करना है। जैसे ब्लीडिंग होती है स्टॉप हो जाओ। उसके बाद हमने वो जो थिक बैंड था उसको कट किया तो वहाँ से हम फॉलिस का कैथेटर पास कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी ल्यूमेन है वो अब बड़ी हो गई है। फॉलिस कैथेटर पास कर दो और उसको 1 से 2 दिन तक रखो, 48 आवर्स तक। उसके बाद निकाल लो तो क्या होगा कि वहाँ पे एक ट्रैक बन जाएगा। बाद में उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो ग्रेजुअल डायलेटेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो VIU या फिर स्टिक्चरोटॉमी, उसके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं, तो आजकल ये बहुत ही पॉपुलर है। तो जो विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटॉमी, स्टिक्चरोटॉमी या फिर पहला था इंटरमिटेंट डायलेटेशन, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रोटॉमी। उसमें हम क्या करेंगे, पूरा पेनिस जहाँ से भी हमको यूरेथ्रा का इंजरी है वहाँ से हम यूरेथ्रा को एक्सपोज करेंगे, ऊपर एक्सप्लोर कर देंगे और बाद में उस यूरेथ्रा को वहाँ से फॉलिस कैथेटर डाल देंगे और वहाँ पे स्टिच ले लेंगे यूरेथ्रा में। तो ये जो है यूरेथ्रोटॉमी ओपन वाली, वो अभी मच पॉपुलर नहीं है, क्योंकि पहले जो 2 है वो बहुत ही, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और ज़्यादा उसमें टाइम भी नहीं लगता। लेकिन तुमको ये याद रखना कि एक्सटर्नल यूरेथ्रोटॉमी भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूरेथ्रोप्लास्टी। उसमें हम क्या करेंगे कि ओपन मेथड से ही जाएंगे, यूरेथ्रा जहाँ से हम अगर पेनिस से खोल के जाएंगे या फिर स्क्रोटम की नीचे के पेरिनियम की स्किन से खोल के जाएंगे, बल्बर यूरेथ्रा होगा तो वहाँ जाके यूरेथ्रा का जो भी पोर्शन है वो हम पूरा काट के निकाल देंगे। जैसे हम इंटेस्टाइन में रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करते हैं, उसके जैसे ही हम यहाँ पे उतना पोर्शन निकाल देंगे स्टिक्चर का, और बाद में जो बीच का पार्ट है उसको हम प्रीफ्यूजल स्किन या स्क्रोटल स्किन, उससे हम उसका रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे। उसको बोलते हैं जॉनसन्स यूरेथ्रोप्लास्टी। ये भी अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले 2 ऑप्शन है डायलेटेशन और VIU, ये दोनों बहुत ही उसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये जो यूरेथ्रोप्लास्टी है और यूरेथ्रोटॉमी ओपन वाली है वो तुमको सिर्फ याद रखने हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी है हमारे पास, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो हमने किया यूरेथ्रोप्लास्टी जो ओपन करते हैं, उसमें क्या होगा, ये स्टेज प्रोसीजर है तो उसकी टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इन्फेक्शन होगा। जो प्रीफ्यूजल स्किन या फिर स्क्रोटम की स्किन लेंगे उसका नेक्रोसिस हो सकता है, फ्लैप नेक्रोसिस, लीक हो सकता है, फिस्चुला हो सकता है या फिर रिकरेंस भी हो सकता है। तो रिकरेंस तो वैसे सब प्रोसीजर में रिकरेंस हो ही सकता है, ये उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं ओपन स्टिक्चरोप्लास्टी के, ठीक है। अभी ये ट्रीटमेंट हमको क्यों करनी ज़रूरी है, हम स्ट्रक्चर की ट्रीटमेंट क्यों करते हैं,
क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिनरी फिस्टुला, इन्फेक्शन, यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, पायलोनेफ्राइटिस, पेरियूरेथ्रल एब्सेस, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, स्टोन हो जाएगा। पायलोनेफ्राइटिस इन्फेक्शन की वजह से अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ तो पेशेंट जा सकता है रीनल फेलियर में। हर्निया, हेमोरॉइड एंड रेक्टल प्रोलैप्स, स्ट्रेनिंग की वजह से ये भी हो सकता है। तुम हर्निया में सीखे होगे कि जब यूरेथ्रा का कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पेशेंट को स्ट्रेन करना पड़ता है, तो उस टाइम पे पेशेंट को इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है और पेशेंट को हर्निया हो जाता है। क्लिनिकल पोस्टिंग में तुमने सीखा होगा। तो ये वही है कि स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा ये कॉज है हर्निया के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हर्निया, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा का। उसमें तुमको सिर्फ उसके क्लासिफिकेशन याद रखने हैं, उसके इन्वेस्टिगेशन और इसकी छोटी सी ट्रीटमेंट, ओके। तो ये उसके बाद हमारे यूरेथ्रा के में 2 टॉपिक है, हाइपोस्पाडियासिस एंड एपिस्पाडियासिस, बहुत ही छोटे टॉपिक है, हम नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जाएगा पूरा पेनिस और स्क्रोटम बाकी रहेगा, वो हम बहुत ही जल्द कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी कंप्लेन तुमको समझ ना आया हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना, बहुत से सिंपल सा टॉपिक है, ओके।